हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसका डिटेल हम लोग सीखेंगे। यही सॉलिड स्टेट का आपका बेस है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी पार्ट से आपको आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनली पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है, इसमें दो तरह के केसेस बनते हैं। एक जिसमें एटम्स एक दूसरे से सटे हुए नहीं हो, टचिंग कंडीशन में ना हो, और एक जिसमें एटम एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में हो। ठीक है, तो इसमें जब आपको टचिंग कंडीशन में आता है तो इसका एक नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्लोज पैकिंग करते। पहले इसको सीखते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो ए है, ये एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में इस एटम का हाफ पार्ट लाई कर रहा है और इस एटम का भी हाफ पार्ट आपको लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देखें ये दोनों एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में नहीं है, और इसीलिए आर एंड आर, यहां से यहां तक आर होगा और यहां से यहां तक आर होगा। आप देख सकते हैं ए जो आपका है ये आर और आर से भी बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन 2r। यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होगा और ये अनस्टेबल होगा और ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे हम लोग दिस अरेंजमेंट of particles does not exist as the potential energy is not unique. पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट यूनिक। ये आपका एग्जिस्ट करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज पैकिंग। यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है। ए का और ए का दो आर जेड, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r। यहाँ पर एटम्स एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में है और इसीलिए ये स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे हम लोग arrangement is stable. Arrangement is stable and hence it exists. और इसी कारण से ये आपको एग्जिस्ट करता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी is minimum. Here potential energy is minimum. आते हैं टू डायमेंशनल। डायमेंशनल यूनिट्स, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक का नाम है आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक का नाम क्या है आपको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कुछ ऐसा होगा।
यहां पर एक चीज देखें आप कि पहला वन डायमेंशनल अरे है, ठीक है, इसी के सेंटर के इमीडिएटली ऊपर दूसरे का भी सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर तीसरे का भी सेंटर लाई कर रहा है, इसीलिए अगर इसका नाम ए होगा, इसी के ऊपर ये लाई किया है, इसीलिए ये भी ए टाइप होगा और ये भी ए टाइप। तो यहां पर क्वेश्चन उठने लगता है, सबसे पहले टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मैं आपको बता दूं, एक लेयर के एग्जैक्टली ऊपर दूसरे एटम का भी सेंटर लाई करे तो ये ए है, तो ये भी ए होगा, इसी के ऊपर तीसरे का भी लाई करे तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। इसको हम लोग ए ए ए टाइप से पुकारेंगे, ठीक है, ए ए ए टाइप और सिंपली ए ए टाइप के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां आप देख सकते हैं कि आपको ये चार एटम को जब आप मिलाते हैं तो एटम सटे हुए हैं, इस कारण से इसको हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर बनाता है, इसलिए इसका पूरा नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है। क्या नाम बनता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका नाम इसी कारण से पड़ता है। चलिए और सीखते हैं। यहां यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक एटम यहां ले लीजिए, यूनिट सेल उसको कहा जाता है जिसमें पूरे सिस्टम का इंटायर प्रॉपर्टी मौजूद हो, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहली बात, यही आपका यूनिट सेल है। तो ये जब यूनिट सेल है तो यहां से लेकर यहां तक आपका एज लेंथ हो जाएगा यूनिट सेल, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले सीखते हैं कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन, ये कितने लोगों से इमीडिएटली घिरा हुआ है? 1 2 3 4, इट इज 4, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दी एटम एट दी कॉर्नर। तो कॉर्नर पर जो एटम है वो भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 से घिरा हुआ है, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर आपको एक चीज सीखना होता है, जेड क्या होगा। जेड का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लाइंग विद इन द यूनिट सेल। तो जेड हो जाएगा इफेक्टिव number of atoms lying within the unit cell। ये क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर में ये एटम कंप्लीटली लाई कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इस सर्किल में टोटल 360 डिग्री होता है और ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है। तो 360 में 90 डिग्री को ये सबटेंड किया है, तो यानी 1/4 एटम यहां पर है, 1/4 एटम यहां भी है, 1/4 एटम यहां भी है, 1/4 एटम आपको यहां भी है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं जिसमें 90 डिग्री इस एटम के अंदर में लाई कर रहा है, तो 360 का 90 डिग्री यानी कि 1/4 एटम आपको इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा? तो एक कंप्लीटली जो इसके अंदर लाई किया है
तो 1:1 प्लस 4 ऐसे एटम्स हैं जिसका 1/4 आपको केवल उसके अंदर लाई किया है, तो 1 + 1 इट इज 2। ठीक है, और देखें हम लोग इस डायग्राम को हम एक बार फिर से बनाना चाहेंगे। ये देखिए आप, ये है आपको, इसके अंदर में आपको ये एक एटम है, एक एटम इधर से है, एक एटम इधर से है, एक एटम इधर से, एक एटम इधर से, कुछ इस तरह से केस आपको बना है। ठीक है, आप एक चीज देखिए, यहां से यहां जब आते हैं तो ये R होता है, यहां से यहां जाते हैं तो 2R होता है, और यहां से यहां जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, R होता है। ये आपका A है और ये आपका ये है, और ये एंगल आपका 90। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ये राइट हैंड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये A है और A है, तो A² + A² + A² इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 4R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से आपको आएगा 2A² = 4R का होल स्क्वायर, यहां से आपको आएगा √2A = 4R, और यहां से आपको A = 2√2R आपको यहां से आएगा। ठीक है, अब आपको यहां एक टर्म पढ़ना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि जितना एरिया आपने ऑक्युपाइड किया डिवाइडेड बाय जो एरिया अवेलेबल है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑक्युपाइड बाय एरिया अवेलेबल, एरिया ऑक्युपाइड बाय एरिया अवेलेबल। तो एरिया ऑक्युपाइड कितना है, तो एरिया ऑक्युपाइड आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया में 2 एटम, एक एटम ये और 1/4 करके 4 बार ये 2 एटम ने एरिया ऑक्युपाइड किया, तो 2 × 4 2 × माने 2 एटम है, तो 2 × πr² बाई एरिया अवेलेबल। एरिया अवेलेबल कितना है, A स्क्वायर है, इसलिए A²। तो लिखेंगे 2πr² बाई A, 2√2R का होल स्क्वायर, कितना गया 2πr², ये होता है 8R²। तो यहां आपको R² से R² और ये 4, तो π/, आपको 4 हो जाएगा। π/4 का वैल्यू आपका होता है 0.78। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन आपका ये है, इसीलिए पैकिंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी होता है पैकिंग फ्रैक्शन × 100, यानी कि आपको 0.78 × 100 यानी कि 78। यानी कि अगर आप इस तरीके से पैकिंग अरेंजमेंट करते हो, तो इस पैकिंग अरेंजमेंट में जो स्पेस आपको अवेलेबल होगा, उस स्पेस का केवल आप 78% यूटिलाइज कर पाते हैं। रिमेनिंग जो 22% पार्ट होता है वो आपको अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। रिमेनिंग जो आपका होता है वो आपको अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। ठीक है,
इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन इसमें आएगा यहाँ ऑलरेडी आपको लिखा होगा। कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, कभी जेड पूछेगा, कभी पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सभी चीजों का जवाब यहाँ पर लिखा होगा। ये आप खुद से भी डिराइव करने के बाद सीखें। इसी का एक दूसरा टाइप होता है, इसको मिटाते हैं। इसी का एक और हम लोग लिखते हैं, एक और इसका होता है जिसका नाम है हेक्सागोन क्लोज पैक। क्या लिखते हैं? हेक्सागोन क्लोज पैक। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। यहां सबसे पहली बात आपको यह सीखना है, अगर ये टाइप ए है, इसका सेंटर यहां पे, क्या इसी के ऊपर इसका न्यूक्लियस, इसका सेंटर लाई कर रहा है इमीडिएटली ऊपर? नहीं, वो यहां और यहां। तो ये अगर ए है तो इसको बी कहा जाता है। जब उसके ऊपर लाई करता है तो ए हो जाएगा, और इसके ऊपर नहीं लाई किया, कहीं भी रहे ऊपर नहीं लाई करे तो उसको बी कहते हैं। तीसरा देखिए, इसी के ऊपर ये आपको लाई करेंगे तो इसको फिर से एक, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल अगर कहा जाए तो क्या हम लोग लिखेंगे? ए बी क्या कहेंगे इसको? ए बी टाइप। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है? क्लोज पैकिंग तो इसलिए कहा गया क्योंकि सारे एटम्स टचिंग कंडीशन, इसका एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये देखिए आप, ये आपका यहां यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका एज लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका एज लेंथ हो जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस क्लोज पैकिंग में हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आपको क्या होगा? तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देख सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर कॉर्नर पर का मिलेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉर्नर एटम क्या हो जाएगा आपको? तो कॉर्नर एटम ये भी 1 2 3 4 5 6 से जाना। तो दोनों तरह के एटम्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सेम होगा, ठीक है। और आगे जेड कितना हो जाएगा? जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अभी हम लोग सीखें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इस यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम्स लाई करेंगे तो आप खुद देख लीजिए।
ये एक एटम पूरी तरीके से लाई करेगा, ये एटम, तो 1 into 1 प्लस। और देखिए आप, ये जो एटम है, इस एटम को देखिए 2 डायमेंशन में, इस सर्किल में 360 डिग्री बनते हैं, जिसमें से हेक्सागन में ये एंगल 120 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से 120 डिग्री तो इसके अंदर में लाई करेंगे, यानी पूरे का 1/3 अंदर लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर 6 into 1/4। 6 कहां सा है, तो ऐसे ऐसे कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 एटम्स है। और इन सभी एटम्स का इस यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इट इज 1/3। 1/3 कैसे, क्योंकि ये 120 डिग्री सेपरेट करता है, ठीक है। तो 360 में से 120, तो 1/3 हो गया। तो ये आपको इसका हो जाएगा, और ये कंप्लीटली लाई करता है, इसलिए ये हो जाएगा। कितना इसका आप लिख सकते हैं, 1 + 2 इट इज 3, ठीक है। इसके बाद हमें यहां पर निकालना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने के कारण अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं रिलेशन के। तो आप देख सकते हैं ये R होता है और ये भी R होता है। टचिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A = 2R, ठीक है। लिख लेंगे A = 2R। कैसे हुआ ये हमने अभी देखा। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये टोटल एरिया कैसे निकलेगा। आप देखिए ये भी टचिंग कंडीशन है, ये भी टचिंग कंडीशन, सब जगह टचिंग कंडीशन। तो आपको ये 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है, ठीक है। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आपको, ठीक है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन लिखेंगे 6 into, ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे, 6 into 8 ट्रायंगल का एरिया। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है, 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर और 2 इधर, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 6√3R², ये एरिया हो जाएगा हेक्सागन का, ठीक है। अब आप कितने एटम्स इसके अंदर में कंप्लीटली लाई कर रहे हैं, तो एरिया यूटिलाइज्ड आपको निकालना होगा। एरिया यूटिलाइज्ड कितना एरिया आपने यूटिलाइज किया, तो आप देख सकते हैं 3 एटम इसके अंदर में इफेक्टिवली लाई कर रहे हैं। तो 3 into 3 एटम लाई कर रहा है, 3 into πr², ठीक है। इसीलिए आ जाएगा आपको पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया यूटिलाइज्ड बाय एरिया अवेलेबल। एरिया यूटिलाइज कितना होगा, 3 into πr²। एरिया अवेलेबल कितना है, R² से R² और 3 2, यानी कि π/2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, π/2√3 आपको हो जाएगा।
इसको सोल्व करने पर आपको आता है 0.91, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी आपको हो गया 0.91 into 100, यानी कि 91%। यानी कि जो आपको स्पेस अवेलेबल है, जो एरिया आपको अवेलेबल है, उसका केवल 91% आप यूटिलाइज कर पाएंगे। यहां से एक चीज हमें यह भी सीखना है कि पिछला जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने केवल 78% एरिया को यूटिलाइज किया, और जहां पर आपको 91% एरिया को यूज किया गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में मोर इफिशिएंट कौन है पैकिंग, तो हम लिखेंगे दिस इज मोर efficient packing than the square close packing. Then the square close packing. इस तरीके से 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में आपको इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल की ओर। 3 डायमेंशनल में आपको 4 तरीके के पढ़ने हैं। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, इसमें 4 तरीके के आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला इसमें आपको पढ़ना है, इसका नाम है SC। SC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। SC का मतलब क्या हो जाता है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक देखिए क्या होता है। ये आपको सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में केवल एक क्यूब होता है और उसके 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम रखे होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला चीज हम सीखेंगे कि सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि 1 एटम is present at each corner of a cube. 1 atom is present at each corner of a cube. 1 atom is present at each corner of a cube. ठीक है, टचिंग कंडीशन यहां क्या होता है? तो वैसे तो 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने में यहां डिफिकल्टी है, लेकिन मैं आपको बता दूं टचिंग कंडीशन इसमें अलोंग दी एजेस होते हैं। मतलब ये है कि ये एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, ये एटम भी एक दूसरे को टच करते हैं, ये एटम भी एक दूसरे को टच करेंगे और ये एटम भी एक दूसरे को
टच करते हैं। अगर इसका नाम आप ए, बी, सी और डी, अगर इस फेज का नाम आप ABCD रखते हैं तो मैं ABCD फेज को फिर से बनाना चाहूंगा। आपका ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। आपको ए एटम कुछ ऐसा होता है, एटम ए पर जो है वो कुछ ऐसा होता है। यहां पर कुछ ऐसा होता है, यहां पर कुछ ऐसा होता है और यहां पर कुछ ऐसा। ये जो एज लेंथ आपका ए है वो ए है, ठीक है। और ये एटम का पार्ट है, ये भी एटम का पार्ट है, ये भी एटम। रेडियस कितना हो? आर इस तरह से। तो हम लोग इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि एटम्स एक दूसरे को कहां से टच करते हैं, तो अलोंग दी एजेस टच करते हैं। ये भी टचिंग कंडीशन में, ये भी है, ये भी है। इसका बहुत अच्छा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहली बात नोट करेंगे, टचिंग कंडीशन क्या है। टचिंग कंडीशन is along the edges और इसीलिए A is equal to 2R हो गया। A is equal to क्या आ जाएगा? 2R हो गया। आइए टाइप ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहां एक चीज देखिए, ये चार एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये चारों एटम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये चारों एटम टचिंग कंडीशन में है ना। ये इसको, ये इसको, ये इसको, सब टचिंग कंडीशन में। ये चारों मिलकर के स्क्वायर क्लोज पाइप बना दिया है और इसके ऊपर जो अगला लेयर है ये भी स्क्वायर क्लोज पाइप बना दिया है। तो स्क्वायर क्लोज पाइप इसमें है। एक और बात, इसी के इमीडिएटली ऊपर ये लाई कर रहा है, इसके इमीडिएटली ऊपर ये लाई कर रहा है, यानी कि एक स्क्वायर क्लोज पाइपिंग जो 2 डायमेंशनल है उसी के ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पाइप 2 डायमेंशनल रखा गया। यानी कि ये अगर ए टाइप है तो ये भी ए टाइप होगा, ठीक है। ये अगर आपको ए है तो ये भी आपको ए टाइप होगा, समझ रहे हैं टाइप में। तो आपको अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए टाइप हो जाएगा। आपको अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए टाइप आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है जेड का वैल्यू क्या होगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही तरह के सारे आइटम्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? केवल कॉर्नर पर के ही आइटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन करने के लिए आपको एक बात को गौर करना होगा। जैसे हम इस एटम को देखिए, ये एटम एक इससे टचिंग कंडीशन में है। इस एक्सिस को आगे जब बढ़ाएंगे तो आपको एक इससे टचिंग कंडीशन में है। इसी तरीके से ये आपको, अगर ये एक्स एक्सिस मानते हैं तो इसके अलोंग एक ये टचिंग कंडीशन में है और एक ये टचिंग कंडीशन में, जो दिखाया नहीं गया। तो 2 हो गया यहां से। अब देखिए, ये अगर वाई एक्सिस लेते हैं तो एक यहां टचिंग कंडीशन में है और एक बाहर लाते हैं तो वहां भी टचिंग कंडीशन में। तो 2 और हो गया, 2 एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 वाई एक्सिस के अलोंग। अब जेड एक्सिस के अलोंग एक टचिंग कंडीशन में ये है, इसको ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं तो इसी तरह से अगला यूनिट सेल का जो आइटम होगा वो इसको टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से जब देखा जाए तो टोटल इसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मैं एक बार और फिर से बताना चाहूंगा, ये अकेला एक यूनिट सेल नहीं होता है, सेवरल न्यूमेरोस यूनिट सेल एक दूसरे को सराउंड करते रहते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो अराउंड द एक्स एक्सिस में देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक और हुआ, नेगेटिव वाई एक्सिस में हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हुआ, नेगेटिव जेड एक्सिस में हुआ, पॉजिटिव जेड एक्सिस में हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 लोग इसको सराउंड किए हुए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं।
Z। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि कॉर्नर पर का जो रखा गया एटम होता है वो आपको 8 इक्वल पार्ट में 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड होता है। ठीक है, किसी एक एटम जो कॉर्नर पर रखा गया है वो 8 इक्वल यूनिट सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 1/8 पार्ट ही उसका कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। 1/8 पार्ट ही उसका कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। इसको समझने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक क्यूब है। ठीक है, यहां पर एक एटम आप रख दीजिए, इस क्यूब के सेंटर पर एक एटम आप रख दीजिए, रख दिए। अब इस क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो एटम जो कॉर्नर पर रखा गया वो 8 क्यूब्स के कॉर्नर पर चला जाएगा और 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो किसी एक यूनिट सेल में, किसी एक छोटे क्यूब में कितना इसका कंट्रीब्यूशन जाएगा? ओनली 1/8। इसी तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 8 कॉर्नर पर एक एक एटम है, लेकिन हर एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है? इट इज 1/8। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें सीखना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन 3 डायमेंशनल केस में हम लोग ऐसा करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, 3 डायमेंशनल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम का यूज किया जाएगा। तो ये एटम इस यूनिट सेल के अंदर में कितना वॉल्यूम यूज किए, तो हम लोग लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by atoms by volume of unit cell। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स जो इस यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई करेगा बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। चलिए लिखते हैं इसे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना हो जाएगा? तो आप एक चीज देख लीजिए, इफेक्टिवली तो इसके अंदर में एक ही एटम लाई कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स हो जाएगा 1 इंटू एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr। इसके अंदर में इफेक्टिवली तो एक ही एटम लाई कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम का ऑक्यूपेंसी कितना होगा? 1 इंटू 4/3πr। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इट इज ए क्यूब। अब आप एक काम करें, इसमें आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक वैल्यू कितना है? 2r। तो लिखेंगे 4/3πr³ बाय 2r का होल क्यूब। सॉल्व करिएगा तो r³ कट जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ π/6। क्या आ जाएगा आपको? π/6 आपको आता है। π/6 को जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको आएगा 0.52। तो इस हिसाब से इस पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया? 0.52 इंटू 100 यानी कि 52%। यहां से आप देख सकते हैं कि ये पैकिंग जो है ओनली 50% ही आपको यूटिलाइज कर पाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पुअर पैकेजिंग का सकते हैं, पुअर पैकिंग भी इसको कह सकते हैं। पैकिंग यहां पुअर है। ठीक है, एक और चीज यहां सीखना होता है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यहां पर आपको हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो इस यूनिट सेल का मास किसकी वजह से होगा? इस एटम की वजह से होगा। तो लिखेंगे हम लोग
मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होंगे, जितने एटम्स उसके अंदर में है, इनटू हर एटम का मास, तो m बाई एवोगाड्रो नंबर। ये m क्या है आपका, GMM, सॉरी एटॉमिक है इसलिए ग्राम एटॉमिक मास। तो एक मोल एटम का मास m, तो एक मोल एटम का मास क्या हो जाएगा, सॉरी एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, m बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू यूनिट सेल में z नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम A। इसी को हम लोग लिखते हैं z इंटू m बाई NA इंटू A, z इंटू MA बाई NA इंटू AQ। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सिंपल क्यूबिक पैटर्न को फॉलो करता है वो है आपको पोलोनियम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको इसको फॉलो करता है उसका एक एग्जाम्पल क्या है, पोलोनियम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हमारा खत्म होता है। ये सारी चीजें आपको खुद करने आने चाहिए, ये सारी चीजें आपको करने आ जाएंगे तो मेडिकल भी आपको बनने लगेगा। ठीक है।